अगर आपको बैंकिंग सेक्टर या किसी भी बैंक को एनालाइज करना है तो उसके लिए आपको कुछ टर्म्स है जो उसका मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए, उसके पीछे क्या लॉजिक है क्या नहीं है वो पता होना चाहिए। आज हम ऐसे कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद HDFC बैंक एंड ICICI बैंक के Q4 FY25 के रिजल्ट को भी हम एनालाइज करेंगे कि वो कैसा आया है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। इनको अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो बैंक का काम क्या है? पैसे देना, लोन के रूप में पैसे देना। अभी बैंक ने जो भी पैसे दिए हैं, जितने भी पैसे दिए हैं, उसमें से कितने पैसे ऐसे हैं कि जिसके वापस मिलने के चांसेस बहुत कम है, वो जो अमाउंट है वो कंसीडर होगा प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज में। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ, ये कितना इंपॉर्टेंट है। आपने यस बैंक का नाम तो सुना ही होगा। यस बैंक में प्रोविजनिंग का ही ये पूरा इश्यू हुआ था, उसकी वजह से ही धीरे धीरे बैंक का पूरा जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो गया और उसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे डाउन हो गया। आज आपको पता ही है कि उसकी जो स्टॉक प्राइस थी वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है जो हमें देखना चाहिए अगर आप किसी भी बैंक को एनालाइज कर रहे हैं। दूसरी टर्म है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी कि CAR। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज किसी बैंक ने 100 रुपीज एज अ लोन दिए हैं और उसमें से 15 रुपए बैंक के अपने हैं। उस बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी कि CAR बनता है 15%। ये CAR के रिगार्डिंग RBI का एक रूल भी है, जिसमें अगर कोई स्केड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है यानी कि प्राइवेट बैंक, जैसे कि HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक बैंक है, उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मिनिमम 9% होना चाहिए। और अगर कोई पब्लिक सेक्टर बैंक है यानी कि गवर्नमेंट बैंक, तो उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी कि CAR वो होना चाहिए मिनिमम 12% का। ये रूल RBI ने बनाया हुआ है। तीसरी टर्म है NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सपोज बैंक ने जिनको भी पैसे दिए हैं एज अ लोन, अगर वो 90 डेज तक या उससे ज्यादा टाइम पीरियड तक लोन की EMI या इंटरेस्ट पे ना करे या फिर लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे ना करे, बैंक उस अमाउंट को एज अ NPA कंसीडर करेगा। क्योंकि अभी क्या होगा, अभी ये NPA से प्रोविजन में जाने के चांसेस इसके बढ़ जाएंगे। इसकी वजह से NPA जिन बैंक्स का कम होता है या मिनिमम एवरेज में होता है वो आगे जाकर ग्रो हो सकती है, क्योंकि अगर NPA नहीं बढ़ेगा तो आगे जाकर उनके जो प्रोविजंस है वो भी नहीं बढ़ेंगे। ये हमें देखना चाहिए। फोर्थ टर्म है NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम एकदम सिंपल है। देखिए, बैंक की जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें से हम माइनस करेंगे बैंक का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अभी बैंक की इंटरेस्ट इनकम क्या है? देखिए, बैंक में जो पैसे होते हैं वो बैंक क्या करेंगी, एज अ लोन दूसरों को देगी और वहां से उसको इनकम मिलेगी यानी कि इंटरेस्ट के रूप में इनकम मिलेगी। ये हो गया बैंक का इंटरेस्ट इनकम। और दूसरी जगह बैंक का इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या है, यानी कि देखिए, जब हम अपने पैसे बैंक में रखते हैं तो उसके ऑपोजिट में हमें बैंक इंटरेस्ट पे करती है सालाना। और दूसरा, अगर कहीं से भी बैंक ने पैसे बोरो किए हैं तो बैंक को जहां से बोरो किए हैं उनको एज अ इंटरेस्ट पे करना होगा, या फिर RBI से अगर बोरो किए हैं तो RBI को इंटरेस्ट पे करना होगा। ये बनता है बैंक का इंटरेस्ट एक्सपेंस यानी कि NII यानी कि बैंक की इंटरेस्ट इनकम, उसमें से हम माइनस करेंगे बैंक का इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। अभी नेक्स्ट टर्म है CD रेशियो यानी कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो मींस बैंक की टोटल लोन्स एज कंपेयर टू बैंक की टोटल डिपॉजिट्स। यानी कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर बैंक के पास 100 रुपीज एज अ डिपॉजिट है और उसमें से अगर बैंक ने 80 रुपए यानी कि 80 रुपए एज अ लोन दिए हैं, ये बैंक का CD रेशियो यानी कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बनता है 80%। और RBI
के अनुसार, कोई रूल तो नहीं है लेकिन उनके अनुसार ये बताया गया है कि अगर किसी बैंक का सीडी रेशियो 80% के आसपास है सो वो लेस रिस्की माना जाता है। क्योंकि अगर देखिए जिनका सीडी रेशियो बहुत ज़्यादा होता है उनके अगर सपोज आगे जाकर एनपीए बढ़ेंगे तो उनके प्रोविज़न बढ़ने के भी चांसेस है, और अगर प्रोविज़न बढ़ेगा तो वो लास्ट में नेट प्रॉफिट में ही इफेक्ट करेगा।